तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पहले ये रहा आपके सामने कि भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क ये कहां पर स्थापित होगा। तो आंसर होगा चेन्नई में। तो भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क ये तमिलनाडु के चेन्नई में बनाया जाएगा और इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने अभी सर्वम एआई के साथ समझौता किया है। और सर्वम एआई क्या है? ये एक भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? बंगलुरु की। और उसी के साथ अभी तमिलनाडु सरकार ने इसके लिए समझौता किया। इसके लिए कितना निवेश होगा? 10,000 करोड़ रुपए का। 5 साल लग जाएंगे इसको बनने में। तो उद्देश्य क्या, अल्टीमेटली इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के भीतर ही नियंत्रित, प्रशिक्षित और उपयोग की जाने वाली एआई का निर्माण करना, जिससे विदेशी प्रौद्योगिकी पर, विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम हो सके। और सॉवरेन एआई का अर्थ यही होता है, किसी देश या कंपनी का अपना खुद का एआई सिस्टम हो, ताकि जो भी डेटा है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर खुद का ही पूरा कंट्रोल हो, ना कि इसके लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़े। तो आपको याद रखना है कि अब भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क ये स्थापित होगा कहां पर? चेन्नई में, याद रखना। अब यहाँ पे जो मैं आपको शीट रिवाइज कराऊंगा, जो प्रश्न रिवाइज कराऊंगा, वो इसी तरह से है। किसी न किसी पार्क के बारे में हमने जब भी करंट अफेयर्स में बात करी है, वो सारे पार्क आपके सामने हैं। देखो, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क ये आपको मिलेगा केरल के कोची में। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क ये बना है बंगलुरु में। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क ये आपको मिलेगा हैदराबाद में। भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क दिल्ली में। देश का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में। देश का पहला नाइट सफारी पार्क बनेगा लखनऊ में। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना पेंच टाइगर रिजर्व में। और भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क बनेगा केरल में। देश का पहला साइकेड गार्डन ये कहां पर शुरू हुआ? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के खुर्जा में, और इसका नाम रखा है अनोखी दुनिया। खुर्जा उत्तर प्रदेश की सिरेमिक कैपिटल कही जाती है। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क ये बना उत्तर प्रदेश में, इसका नाम रखा है वेद वन पार्क। भारत का पहला टायर पार्क मिलेगा आपको कोलकाता में। भारत का पहला दिव्यांग पार्क ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। ऑक्सीजन बर्ड पार्क जिसको ही अमृत महोत्सव पार्क कहते हैं, ये आपको मिलेगा नागपुर में। नागपुर हैदराबाद जो नेशनल हाईवे 44 है वहीं पर मिलेगा। सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क इसका उद्घाटन हुआ था पुणे में। और देश का पहला एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखी गई थी छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में। ठीक है, तो ये सभी पार्क जो आपके न्यूज में रहे थे हमने रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी अच्छा है कि अभी हाल ही में किसे नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया, विजिलेंस कमिश्नर? तो आंसर होगा प्रवीण वशिष्ठ को। तो अभी प्रवीण वशिष्ठ का नाम याद रखना है। अभी इनको सतर्कता आयुक्त यानी कि विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। देखो, पहले हम बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। तो याद रखना, ये भारत का सर्वोच्च भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है। इसकी स्थापना होती है 1964 में। मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। और इसके लिए कौन सी समिति है, किस समिति की सिफारिश पे इसको बनाया गया है? तो के संथानम समिति। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। और ये संस्था जो है, ये जो आयोग है, ये रिपोर्ट किसको करता है? प्रेसिडेंट को। इसमें एक होते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जो वर्तमान में कौन है? मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है 19वें नंबर के। और दो होते हैं विजिलेंस कमिश्नर, सतर्कता आयुक्त, जो एक तो है एएस राजीव और एक अभी नए बन गए आज, ये अभी हम पढ़ रहे हैं, जो प्रवीण वशिष्ठ। और नियुक्त कौन करते हैं? प्रेसिडेंट इनको नियुक्त करते हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। इनकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की धारा 4 के तहत राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, बाकी इसी तरह के मैंने ऑप्शन में भी नाम रखे। ज्ञानेश कुमार हमारे कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य चुनाव आयुक्त। और राजकुमार गोयल कौन है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, मुख्य सूचना आयुक्त। और टीसीए कल्याणी ये हमारी 29 नंबर की कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि महालेखा नियंत्रक बनी थी। बाकी कुछ और अपॉइंटमेंट्स में आपको और नियुक्तियां आपको रिवाइज करवाता हूं, आ जाओ। जैसे कि अभी 23वें नंबर के विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे दिनेश माहेश्वरी। आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बने थे मांगीलाल जाट। राजस्व सचिव बने अरविंद श्रीवास्तव। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष अजय भूषण पांडे। गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस के सीईओ अजय भादु। एरडाई के नए अध्यक्ष अजय सेठ। यूपीएससी के नए अध्यक्ष अजय कुमार। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह लगातार तीसरी बार। विश्व बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष खुनयिंग पटामा जो थाईलैंड से हैं, इस पद पर आने वाली
दूसरी महिला अध्यक्ष। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख आलोक जोशी, भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी दिव्या शर्मा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ अमितेश कुमार सिन्हा, प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी के अध्यक्ष बने संजय जायसवाल। तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स भी ध्यान में रखें आप। अब ये प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसका उत्तर दीजिए आप। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? तो आंसर होगा कोच्चि में। तो इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026, इसका ये नवा एडिशन होगा। अभी 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा। कहां पर? केरल के कोच्चि में। और इसका आयोजन करने वाला कौन है? ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्टर्स फोरम के द्वारा इसका आयोजन होगा। और इसका उद्घाटन करेंगे अमिताभ कांत। अमिताभ कांत नाम आपने जरूर सुना होगा। ये हमारे पूर्व G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं। अच्छा, इस सम्मेलन की थीम क्या है? स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। और मसालों से आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि मसालों की भूमि या स्पाइस गार्डन के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो केरल आंसर होगा। ये प्रश्न स्टैटिक के रूप में एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। और जब भी केरल का हम डिस्कशन करते हैं, ये पॉइंट मैं हमेशा आपको रिवाइज कराता हूँ। वैसे बात यहाँ पे सम्मेलन की चल रही है, तो कुछ चलो सम्मेलन ही हम रिवाइज कर लेते हैं। कुछ समिट्स, कुछ सम्मेलन, जैसे कि 28वीं राष्ट्र ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हुआ विशाखापत्तनम में। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन नई दिल्ली में। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये एक आपका स्टैटिक होगा कि जो विट्ठल भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बड़े भाई, वो केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष रहे थे। पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 का आयोजन हुआ मध्य प्रदेश के महू में। 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन ये होगा विशाखापत्तनम में। 2025 में ये पूरी उड़ीसा में हुआ था। और 68 नंबर का राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हुआ ब्रिज टाउन बारबाडोस में। 5वां आसियान इंडिया यूथ समिट हुआ था गोवा में। और पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर में। 20वां ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट हुआ नई दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया 2025 आयोजन हुआ दिल्ली के यशोभूमि में, जिसका उद्घाटन खुद मोदी जी ने किया था। तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ ईटानगर में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस का आयोजन हुआ बंगलुरु कर्नाटक। 5वां वर्ल्ड टीक कॉन्फ्रेंस का आयोजन कोच्चि केरल में हुआ। ये पहली बार था जब इसका आयोजन भारत में हुआ। 5वां राजभाषा सम्मेलन, इसका उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। कहां पर? गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, तो ये सम्मेलन है कुछ 2025 के, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में स्पिटुक गस्टर फेस्टिवल ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो स्पिटुक गस्टर फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, ये लद्दाख के स्पिटुक मठ में मनाया जाता है। अभी 16 और 17 जनवरी को ये मनाया गया। ये शांति, समृद्धि और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है ये त्योहार। इसमें जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो रंगीन मुखौटा पहन करके नृत्य करते हैं। मुखौटा, बड़ा बड़ा मुखौटा लगा करके डांस करते हैं। और उसी को स्थानीय रूप में वहां पे चम्स कहा जाता है, चम्स। ठीक है, तो ये स्पिटुक गस्टर फेस्टिवल की हम बात कर रहे हैं, जो कहां पर होता है? लद्दाख में होता है। याद रखना, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे कुछ फेस्टिवल्स में आपको रिवाइज कराऊंगा। एक बार मैं आपको लद्दाख भी लेकर के चलता हूँ। लद्दाख के कुछ स्टैटिक देख लेते हैं। ये रहा मैप में लद्दाख। कैपिटल लेह भी है, कारगिल भी है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? कविंदर गुप्ता। कुछ फेस्टिवल्स पहले लद्दाख की बात कर लेते हैं। लद्दाख के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स: लोसर फेस्टिवल, स्पितुक गस्टर फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल, नोमेडिक फेस्टिवल, जांस्कर महोत्सव, हेमिस गोम्पा महोत्सव और दोसमोचे महोत्सव। यहाँ पे पश्मीना ऊन को, सीबक थॉर्न, रक्त से खुबानी, लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिल चुका है। और हमने पढ़ा था लद्दाख में जो 5 नए जिले बनेंगे उनके नाम क्या क्या है? जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ये तो लद्दाख की हमने बात कर ली। अब कुछ फेस्टिवल्स जो न्यूज में रहे वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में होता है, बेल को कंट्रोल करते हैं इसमें। इसी तरह से कंबाला उत्सव होता है, बेंगलुरु में मनाया जाता है और भैंसों की दौड़ होती है इसमें। और गढ़ीमई फेस्टिवल भी बड़ा फेमस होता है, नेपाल में होता है, जानवरों की बलि दी जाती है इसलिए बड़ा फेमस है ये। कनुमा महोत्सव तेलंगाना में होता है, इसमें जानवरों की पूजा होती है। परशुराम कुंड मेला लगता है अरुणाचल प्रदेश में। मोदवेत महोत्सव ये टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है तमिलनाडु में, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, ध्यान में रखना। किस जनजाति के द्वारा? ये वाला प्रश्न था। पश्मीना महोत्सव नेपाल में। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा। पांगसाउ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। और नागोबा जात्रा त्योहार मनाया जाता है तेलंगाना में गोंड जनजाति के द्वारा। ठीक है,
ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के 92 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा आर्यन वार्ष्णे। आर्यन वार्ष्णे जो कि दिल्ली से हैं और अभी ये भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इनसे पहले आपको बताया 91 91 नंबर के कौन थे? राहुल थे। उससे पहले 90 नंबर के इलम पर्थी, 89 नंबर के रोहित कृष्णा और 88 नंबर की थी दिव्या देशमुख। और अभी 92 नंबर के कौन बन गए हैं? आर्यन वार्ष्णे बन गए हैं। हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? हमारे पहले नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। इन्होंने ही सबसे पहली बार 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। अभी तो वैसे इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। चलो आप मुझे बताओ, अभी 2025 में ये कितनों को मिला था, कितने खिलाड़ियों को, और उनके नाम क्या है? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। याद रखना, हमारी अगर पूछे पहली वुमेन ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? एस विजय लक्ष्मी है। और ग्रैंड मास्टर का खिताब पाने वाली पहली महिला अगर पूछेंगे तो कोनेरू हम्पी नाम है। ये दोनों क्वेश्चन बड़े ट्रिकी हैं, मैं आपको समझा भी चुका हूं पहले, है ना? तो ध्यान रखना। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को होता है और भारत में पहली बार चेस अकेडमी खुलेगी भुवनेश्वर में। अच्छा, ये एक प्रश्न याद रखो आप, चेस से इंपॉर्टेंट है। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? ये हुआ कहां पे था? भारत में हुआ था, गोवा में, और जीता था जावोखिर सिंदारोव ने, जो कि उज्बेकिस्तान के प्लेयर है। उसके अलावा फिडे को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो फिडे है, जिसकी स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 में, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, भारत का आईपीओ की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो आंसर होगा पहला स्थान। तो अभी जो सेबी के चेयरमैन है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है तुहिन कांत पांडे, अभी उन्होंने ही बताया कि आईपीओ की संख्या के मामले में भारत नंबर 1 पर है। और आईपीओ के माध्यम से जुटाए गए फंड के आधार पर, मतलब जो फंड की वैल्यू है उस हिसाब से भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। मतलब कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लेकर के आती है तो मार्केट से पैसा उठाती है, तो उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से हम तीसरे स्थान पर है, लेकिन नंबर ऑफ आईपीओ में देखेंगे तो भारत पहले स्थान पर है। तो ये क्या बताता है? ये भारत के मजबूत और बढ़ते पूंजी बाजार को दर्शाता है। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या हो गया? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जब भी कोई कंपनी मार्केट से पैसा उठाना चाहती है तो वो सबसे पहले आईपीओ लेकर के आती है। क्या आप उसे ही आप कह देते हैं शेयर मार्केट में लिस्ट होना? मतलब कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को देगी। शेयर पब्लिक को देगी तभी तो पब्लिक पैसा कंपनी को देगी। तो इसी को कहते हैं मार्केट से पैसा उठाना, अपने शेयर को पब्लिक करना। इसमें कंपनी अपना सारा शेयर पब्लिक में नहीं उतारती है, कुछ परसेंटाइल उतारती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, सेबी की एक बार बात कर लेते हैं। सेबी की जो स्थापना है, सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना इसकी 1988 में भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिलती है 1992 में। हेडक्वार्टर मुंबई, अध्यक्ष है तुहिन कांत पांडे 11वें नंबर के। इसके पहले हेड कौन थे? एस दवे। और अभी इनसे पहले जो पहली हेड थी वो एक फीमेल थी, तो आप कह सकते हो पहली महिला हेड कौन रही? माधवी पुरी बुच। ठीक है, तो ये सेबी के स्टैटिक पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा शया मोहसिन जिंदानी। तो अभी तक यमन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था सलेम बिन बरेक, जिन्होंने अभी राजनीतिक तनाव के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब उनके बाद जो यमन के विदेश मंत्री थे शया मोहसिन जिंदानी, उन्हीं को यमन देश का नया प्रधानमंत्री बना दिया गया है। ठीक है, तो अब ये यमन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शया मोहसिन जिंदानी। अब इसी तरह से जिन भी देशों में रिसेंटली जो भी कंट्रीज इस तरह से न्यूज में थी जिसमें नए प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, चांसलर वगैरह बने, वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन एक बार यमन हम देख लेते हैं मैप में। ये रहा यमन। देखो, कैपिटल इसकी सना हो गई, करेंसी है यमनी रियाल। और अभी यमन न्यूज में था, कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, इसका एक पोर्ट, एक बंदरगाह न्यूज में था, मुकल्ला पोर्ट। याद आया? न्यूज में क्यों था? क्योंकि सऊदी अरब ने यहाँ पर जो यूनाइटेड अरब अमीरात के शिप्स थे उन पर हमला किया था, एयर स्ट्राइक कर दी थी, तब हमने इसके बारे में चर्चा की थी। और एक और कारण से यमन न्यूज में था। अभी कुछ समय पहले ही, एक आध महीने पहले ही, श्रीलंका में एक दितवाह नाम का साइक्लोन आया था, चक्रवात। तो उस चक्रवात का नाम दितवाह यमन ने ही रखा था। उसमें जो तबाही हुई थी, तो वहां पे मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन चलाया था। कौन सा ऑपरेशन है वो याद रखना, ऑपरेशन सागर बंधु उसका नाम है। ठीक है, बाकी चलो, मेरे को आपको रिवाइज कराने को बोला, तो देखो, अभी चेक रिपब्लिक में नए प्रधानमंत्री बने थे एंड्रेज बाबेज।
चिली देश के नए राष्ट्रपति जोस एंटोनियो, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची, सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी, नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, नॉर्वे के फिर से प्रधानमंत्री बने जोनास गहर, फ्रांस में नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो, गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल, जमैका के नए प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस, लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री इंगा रुगिनियन, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर, रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकुसोर डैन, सूडान के प्रधानमंत्री कामिल इद्रिस, साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति ली जे म्यूंग, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मॉन्टेनेग्रो और पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी बने थे। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। 17 देशों के अभी जो रिसेंटली नए प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने वो हमने रिवाइज करे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए किसे गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को। तो अभी एम एस धोनी को पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पुणे ग्रैंड टूर 2026 ये भारत की पहली UCI रिकॉग्नाइज्ड मल्टी स्टेज प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग रेस है, जो 19 जनवरी को शुरू होगी, 23 जनवरी तक चलेगी। कहां पर? पुणे, महाराष्ट्र में। तो इसमें देश विदेश की जो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट हैं वो हिस्सा लेंगे और रेस जो है ये 5 स्टेजेस में होगी। टोटल कितनी दूरी तय करेंगे ये? इसमें 437 किलोमीटर की दूरी। तो ये आयोजन साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। और UCI मतलब हो गया इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन, मतलब ये साइकिलिंग की ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है। जो भी इंटरनेशनल साइकिलिंग इवेंट्स होते हैं उनको ये मान्यता देती है, जिसकी स्थापना होती है 1900 में। हेडक्वार्टर अजाइल स्विट्जरलैंड में है। अब कुछ और एम्बेसडर्स मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, अभी आपको याद होगा इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था युवराज सिंह को। झारखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। उड़ीसा हैंडलूम की माधुरी दीक्षित। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया था? अभिनव बिंद्रा। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया कीर्ति सेनन। लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर बनी आलिया भट्ट। और परप्लेक्सिटी AI के ब्रांड एम्बेसडर बने थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बाकी पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर। हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि भारत और श्रीलंका मिलकर के होस्ट करेंगे, उसका टूर्नामेंट एम्बेसडर चुना गया था रोहित शर्मा को। और 28वें एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल को बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो, इनका पूरा नाम है, और इन्होंने अपना नोबेल शांति पुरस्कार किसके साथ साझा किया या किसे दे दिया? तो आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप को। तो देखो, यहां से एक प्रश्न तो आपका क्लियर हो गया। और वैसे जब भी वेनेजुएला की हमने बात की, अभी चर्चा में था बहुत, तब भी मैंने आपको ये पॉइंट रिवाइज करवाया था कि इस साल का 2025 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये किसे मिला है? मारिया कोरिना मचाडो को मिला है, जो कि वेनेजुएला की। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत न्यूज में है। लेकिन अभी इन्होंने एक और काम ऐसा कर दिया कि ये फिर से न्यूज में आ गई है। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, जो क्या नाम था उनका, निकोलस मादुरो, उनको उनके ही घर से गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करके अपने देश अमेरिका ले गए थे। और इसके लिए एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया था ये अंजाम देने के लिए, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? एब्सोल्यूट रिजॉल्व है। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखना। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, वो गिरफ्तार करके ले गए। और उसके बाद वेनेजुएला में जो अंतरिम प्रेसिडेंट बनी थी उनका नाम है डेल्सी रॉड्रिग्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उसके बाद क्या हुआ कि अभी 2025 में जो नोबेल पीस प्राइज मिला था मारिया कोरिना मचाडो, जो कि वेनेजुएला से हैं, और उन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला था वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। वे वेनेजुएला में विपक्ष की नेता भी हैं। तो अभी उन्होंने अपना ये नोबेल शांति पुरस्कार का जो पदक है, नोबेल शांति पुरस्कार का जो पदक है, जो मेडल है, वो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि धूम मचा दो ने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली में अभी कुछ दिन पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो वहां पे वेनेजुएला में जो इंटरिम प्रेसिडेंट बनी है डेल्सी रॉड्रिग्स, तो उनके साथ काम करने की इच्छा जाहिर की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। उससे पहले मचाडो को लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप मुझे यहाँ की सत्ता संभाल देंगे, क्योंकि एक तो डोनाल्ड ट्रंप निकोलस मादुरो को पसंद नहीं करते, मैं विपक्ष की नेता हूं, तो ये बागडोर मेरे हाथ में आ जाएगी। लेकिन उल्टा हो गया। वहां पे जो अभी इंटरिम प्रेसिडेंट बनी है डेल्सी रॉड्रिग्स, उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने
काम करने की अभी इच्छा जाहिर की और धूम मचादों को दरकिनार कर दिया। तो उनको लगा कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं फिर से डोनाल्ड ट्रंप का विश्वास जीत सकूं। तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने यही कारण है कि अपना जो नोबेल पुरस्कार का जो पदक है वो डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत समय से उचक भी रहे थे कि मुझे मिलेगा शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, नहीं मिला। तो एक कारण ये हो सकता है। खैर, प्रश्न हमारा यही था कि किसने किसको दे दिया। तो मारिया कोरोनो मचाडो को मिला था एक्चुअल में तो, लेकिन उन्होंने अभी डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। अच्छा, नोबेल शांति पुरस्कार की थोड़े से स्टैटिक देख लेते हैं। पहला जो नोबेल शांति पुरस्कार है दिया गया था 1901 में। किसे दिया गया था? हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था, जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक है। याद रखना, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ना, वो कहां पे दिया जाता है? ओस्लो, नॉर्वे में। और बाकी सारे कहां पे दिए जाते हैं? स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। भारत में भी अभी तक 2 लोगों को मिल चुका है शांति का नोबेल पुरस्कार, मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी को। और वैसे ये पॉइंट थोड़ा सा आप ध्यान रख लो कि जो नोबेल पुरस्कार है किसी भी फील्ड में हो, वो आपको अगर दिया गया है तो न तो वो किसी को ट्रांसफर किया जा सकता, न उसे आप किसी के साथ साझा कर सकते हो, न ही उसे रद्द किया जा सकता है। हाँ, हालांकि जो मेडल मिला है वो आप चाहो तो किसी को भी उपहार के रूप में दे सकते हो, लेकिन संस्था ने एक बार जिसको वो मेडल दे दिया, जिसके नाम वहां पे रजिस्टर हो गया, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अच्छा, एक बार ऑप्शन में देखो, ये जो नाम है लास्ट जलो क्रासचना होर्राइकी, इनको अभी साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और ये कहां से है? हंगरी से है। ठीक है, ये नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 151वां। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसकी स्थापना होती है 15 जनवरी 1875 1875, मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके हेड है मृत्युंजय महापात्रा। इन्हें याद रखना साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है ये विभाग? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। क्या काम होता है? मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाना। और अभी 15 जनवरी 2026 को इसने अपना 151वां स्थापना दिवस मनाया, तो ध्यान में रखें आप। अभी आपको याद होना चाहिए कि भारत ने 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन तैयार किया और सबसे पहले इसको कहां पर स्थापित किया? दिल्ली में। और मृत्युंजय महापात्रा जी से एक प्रश्न ये बड़ा शानदार बनेगा कि अभी 2025 का यूनाइटेड नेशन का जो सासाकावा अवार्ड है फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए किसे दिया गया? मृत्युंजय महापात्रा को दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपका। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और हाँ, आज वीकली वाला वीडियो आपको मिलने वाला है, तो वीडियो जरूर से देखिएगा, ताकि पूरे हफ्ते जो भी हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको एक बार क्विक हम रिवाइज कर लें। तो उसके लिए आपका वीकली वाला वीडियो आने वाला है। तो आप अपने क्रैक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, या टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लीजिए, फ्री होता है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यही इसका बेनिफिट होता है। बाकी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना, लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला टाइलर पुरस्कार 2026 दिया गया टॉबी कियर्स को, अमेरिकी है। सिकल सेल एनीमिया के लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान अरुणोदय ये शुरू किया महाराष्ट्र ने। और जिम्मेदारी राष्ट्र सूचकांक रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स ये शुरू कर रहा है कौन? विश्व बौद्धिक फाउंडेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। और बामनवास कांकर पंचायत किस राज्य की पहली पूरी तरह जैविक ग्राम पंचायत बन गई? राजस्थान। और बोडा त्योहार ये कहां पर मनाया गया? हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया 16 जनवरी को। भारतीय पर्वतारोही आदित्य रॉय ने माउंट एकांगुआ को फतेह किया, ये किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है? तो साउथ अमेरिका। किस मंत्रालय ने परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना को शुरू किया? वित्त मंत्रालय। और अभी दिसंबर 2025 माह के लिए किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? मिशेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के। और आखिरी प्रश्न था, पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी? तो आंसर होगा वॉयजर 1, ये नासा का अंतरिक्ष यान है। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था 14वां सुदीरमन कप खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा चाइना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।